सेहतमंद तंदुरुस्त रहिए और अपने दिल का खास तौर पर ख्याल रखिए। नायली की तलवार उसके गले में लटक रही है। मिनिमम ड्रैग होना चाहिए, ठीक है, फास्टेस्ट कार आपकी होना चाहिए। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि हम लोगों ने ना सिर्फ डिज़ाइन करा बल्कि उसकी सिमुलेशंस में भी वर्क करा। अगर हम दिमागी तौर पर फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो हमारे चेहरे पर नजर ना आए। एक टेंशन वो होता है जो आपके दिल को एक मुस्तकिल धड़का लगा रहता है ना। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। आज जुमे का दिन है और आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपने प्रोग्राम के आगाज़ में वो कुछ दिल से मुताल्लिक़ है, कुछ दिल के मामलात पर है। दुनिया भर में चूँकि आज हाइपरटेंशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस दिन का मकसद ज़हनी तनाव, दबाव या परेशानी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के बायस दिल का दौरा पड़ने से मुतालिक आगाही फराहम करना है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा मरज़ है जिस पर बर वक्त काबू ना पाया जाए तो ये दिल का दौरा पड़ने और दिल के दीगर पेचीदा अमराज का बायस बन सकता है। तो परेशानियों से दूर रहिए, सेहतमंद तंदुरुस्त रहिए और अपने दिल का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। दिल का कमज़ोर नहीं होना चाहिए, दिल का मजबूत होना चाहिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ा दिन, बड़ी समात। सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समात कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद केस सुनेंगे। सबकी नज़रें अहम तरीन केस पर हैं। पाकिस्तानी नियाद साइकिल चाचू की अपनी जर्मन एहलिया के हमरा साइकिल पर दुनिया की सैर 22 ममालिक से होते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। अनोखे जोड़े के मुनफरिद सफ़र की कहानी सुनेंगे असद साजिद की ज़ुबानी। नस्ट के तलबा की हाइब्रिड फार्मूला कार जुलाई में आलमी मुकाबले में पेश किए जाने के लिए तैयार। पाकिस्तानी तलबा की जानिब से बनाई गई हाइब्रिड फार्मूला कार में क्या कुछ ख़ास है, आज उन्हीं से जानेंगे। और सालों बाद कौमी हॉकी टीम की पजीराई। अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए का इनाम। क्रिकेट के साथ दीगर खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई बेहतरीन इक़दाम है। ये जनाब तमाम बड़ी खबर जिन पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत की। गहरे समंदर की मानिंद हो गई है जनाब पाकिस्तानी सियासत, जहाँ कुछ वक्त का सुकून हो तो तूफ़ान का पेश खैमा समझा जाए और तलातुम हो तो रक़्स करती लहरों के थमने का इंतज़ार किया जाए। गुज़श्ता रोज़ बड़ा हलचल वाला दिन था। फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने सियासी दर्जा हरारत फिर बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया और 3 रुकनी बेंच आज पहली समात करने जा रहा है। वैसे फैसल वावडा इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक और तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त में सेनेटर गौस नियाजी साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया गौस साहब आपके वक्त के लिए। कहिएगा, सियासी हलचल की मैंने बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर भी बात होगी, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कल के इजलास पर कुछ बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली के इजलास की सदारत की है, तो सर क्या एजेंडा था इजलास का? और ताइयों ने इस इजलास में वज़ीर आज़म की उनकी काविशों पर नवाज लीग की अरकान ने सैल्यूट भी पेश किया है। तो इस इजलास में गुफ्तगू क्या हुई है, ज़रा पहले इस पर थोड़ा सा बता देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन उन्होंने मुलाकातें की हैं और एजेंडा जो मेन था वो उस हवाले से तरक्याती काम के हवाले से भी लोगों को रिलीफ देने के हिसाब से इससे पेट्रोल की कीमतें कम हैं, बिजली की कीमतें, और जिसमें यही एजेंडा था कि आवाम को किस तरह जो है वो रिलीफ दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाया जाए। और वहाँ अरकान असम्बली ने अपने जो है वो मसाइल भी बताए कि हल्के में जो पेश हो रहे हैं या पेश आ रहे हैं, तो उन्हें सारी डिटेल बताई है सब बात इसमें। बहुत और दीगर सियासी मामलात में भी उन्होंने गुफ्तगू की है और जो अब तक अक़दामात किए हैं नेशनल कौमी सतह पर या इंटरनेशनल सतह पर, उस पर भी उन्होंने उनको एतमाद में लिया है। तो नियाज़ी साहब आप जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक हो गया, सियासत में नई हलचल है। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखा है आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालात क्या वाकई इतने इम्पोर्टेंट थे कि उन्हें उठाया जाए? मेरे ख्याल में फैसल वावडा है उसने ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ है
और उसको ऐसी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। जज साहबान के मुताबिक रिमार्क्स मेरे ख्याल में ऐसे उसकी वजह कोई नहीं थी। ये पता नहीं अब किसके शेयर पे किए हैं, या खुद मेरे ख्याल में खुद को ओवर कॉन्फिडेंट था कि ऐसा कहना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ जाओ पाकिस्तान के हालात हैं जो उस पर देखो, हमें तो ऐसी बातें करनी चाहिए कि इदारों के दरमियान टेंशन ना बढ़े। हम पहले सियासी बेयकीनी का रोना रो रहे हैं, तो जब ये सी बातें होंगी या इदारों को एक किस्म को उसने ललकारा है, तो ये बात बहुत बुरी है। कल और उसका सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस भी ले लिया है, तो इससे तो बहुत मुझे मतलब बड़ा अजीब लगा कि उसने ऐसे की है। और मेरे ख्याल में उसका कोई एजेंडा होगा इसके पीछे, ऐसे उससे बड़ा बात नहीं करता। अब उनको जो सेनेटर बनाने वाले सिंध से बने हैं, अब पता नहीं उस पीछे कैसे बन गए। मतलब मैं तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसका। अब उसका एजेंडा क्या था वो खुद बताया गया। कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी पेशी है, आप देखो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। और मुझे तो लग रहा है शायद उसकी नायली की तलवार उसके गले में लटक रही है। नायल ही ना हो जाए, पहले भी नायल हुआ था। पहले तो डबल नेशनलिटी की बिना पे नायल हुआ था, बस पे तो वही अदालत पे ना हो जाए कहीं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना सबूत ही है। बाकी हमारा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उन्होंने एक विद इन लिमिट्स की है। बिल्कुल, आज अब इनकी पेशी है, देखते हैं कि क्या होता है अदालत में। सर, कल और भी मुतादिद अरकान असेंबली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कैसे देखते हैं आप पवन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मरी के अरकान असेंबली की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मुत्तहिदा वाले कमाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? तो मौसम चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। देखो, जितनी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसें खास तौर पे मुत्तहिदा की तरफ से और पवन चौधरी हो गए, दूसरी की तरफ फैसल बाटा, तो मैं तो उसको अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत के लिए या जमहूरियत के लिए कोई अच्छा नहीं समझता। ये जमहूरियत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और इस तरह जमहूरियत का बोरिया बिस्तर भी लपेटा जा सकता है। तो इसमें हालात पैदा नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में। ये सियासतदान जो होते हैं, मेरे ख्याल में जो भी जिम्मेदार सियासतदान है कभी इस किस्म की बात नहीं करेगा। तो सियासतदान जो होता है ना, वो तो फिर बातचीत के जरिए जो है रास्ता बनाता है और बड़ा मतलब निकालता है और मसाइल का हल निकालता है। इतना बुरा भला कह के और एक किस्म की इदारे को ललकार के, तो ये कि कोई अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान के लिए। और ये वो कर रहे हैं जो नॉन इलेक्टेड बंदे हैं, जैसे फैसल वाडा है, उसका अवाम से कोई सरोकार नहीं है। दूसरे जो बंदे हैं, पवन चौधरी तो शायद है उसका, वो भी तो इलेक्ट हो गया है। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही बदकिस्मती है हमारे मुल्क के लिए। ये ऐसी फिजा बन रही है जब हम कुछ अभी पिछले हफ्ते देख रहे हैं ना, कितनी अच्छी खबरें आ रही थी। सऊदी प्रिंस आ रहा था यहाँ, मतलब एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी थी कि वह उसको अच्छा इस्तकबाल किया जा सके और मायदे किए जा सके, बैठ इन्वेस्टमेंट और कारोबारी पर ये चल पड़े। लेकिन वो मतलब इसी वजह से नहीं है। और मेरे ख्याल में यही जो हमारी जो सियासी बेयकीनी की कफियत है, इसकी वजह से वो भी गैर दौरा मुलतवी किया है। आप इसाक डार साहब गए, पता ही वो कल शायद आज रात वापस आ जाएं। वो क्या खबर लाते हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात है चाइना के। तो हम तो मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की बात करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की जो हमारी जो पोजीशन है क्यों नहीं समझ पा रही इस मामलात को। देखो, मैं उससे कहता हूँ कि आप अगर 4 साल वज़ीर आज़म रहे, 3.5-4 साल, तो अगर आप पोजीशन में आ गए तो उसको बर्दाश्त करें। कल आप ही इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो इस तरह लेग पुलने का हिसाब रहा तो फिर तो मुल्क तो आगे नहीं चल सकेगा। क्योंकि हमने इस किस्म के तजुर्बों से अभी 90s की अब दहाई देख रहे हैं, तो उसमें क्या था? उसमें यही था कि जी 2-3 साल मुस्लिम लीग नून आ जाती थी और 2-3 साल पीपल्स पार्टी आ जाती थी। फिर सब बैठे कि इससे तो मुल्क के हालात खराब होते हैं, हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। तो फिर हमने मिसाक के जमहूरियत किया था, लेकिन वो 2 सेश हमने पूरे किए। लेकिन बदकिस्मती अभी तीसरी पार्टी वजूद में आ गई, जो ना तो कोई सियासतदान का रवैया उसका, और ना उसको कोई रियासत की फिक्र है, ना कोई फिक्र है। बस वो अपने आप को एक
एक सुपर अपने आप को चीज़ समझते हैं कि वो अब क्या कहना चाहिए उसको। तो पाकिस्तान उसके लिए दुआएं कर सकते कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और रियासत को सियासत के साथ चले। और ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू से रोज़ाना जेल से कोई न कोई खबर आ जाती है कि आज ये खान ने ये कहा, फिर सोशल मीडिया को उछाला जाता है। भारत इसकी के बावजूद ये लोगों ने 2014 में धरना दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम करते रहे और 5 साल के अंदर हमने 10,000 मेगावाट बिजली ऐड की थी, 1,000 किलोमीटर वाटरवेज ऐड की थी, बहुत से स्कूल को अपग्रेड किया था, अस्पतालों को अपग्रेड किया था। तो हमारा सफर तो वो शुरू है, लेकिन बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके लिए सियासी बेचैनी का खात्मा जरूरी है, जो कि अपोजिशन के नारावारी। अच्छा, मैं चाहूंगी नियाज़ी साहब एक अफवाह गर्दिश में है, थोड़ा सा जरा उस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। मौलाना फजल रहमान की मैं बात करूंगी, उनकी जमात मुमकिन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इत्तेहाद कर सकती है। सर, अगर ऐसा हुआ तो ये मौलाना की कितनी बड़ी गलती होगी, आप उसको ठीक समझते हैं? अब एक तजर्बाकार सियासतदान है और मैं समझता हूँ अगर पोजीशन में भी हैं तो वो मुहब्बे वतन है, वो कभी रियासत के रियासी निज़ाम को डीरेल नहीं होने देंगे, कभी उस साजिश ऐसा नहीं बनेंगे कि मुल्क हमारा जो तरक्की करता मुल्क है वो एक पटरी से उतर जाए। वो एक ज़िम्मेदार सियासतदान है, उन्होंने हमारे साथ भी वक्त गुजारा है, लेकिन अब पोजीशन में है और वो बेहतर पोजीशन। लोग अब उनकी बात सुन भी रहे हैं, PTI वालों के करीब जाते भी हैं, मौलाना साहब उनको पुरानी बातें याद कराते हैं। मौलाना साहब खुद कहते हैं कि जी आपके पे और हमारे दरमियान एक दीवार नहीं पूरा पहाड़ है, तो उसमें इकट्ठे भी हो सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो एक मुहब्बे वतन है और वो कभी जमहूरियत की खातिर वो मतलब है वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे या ऐसी साजिश नहीं करेंगे जिससे मुल्क में जमहूरी निज़ाम जो डिरेल हो। अलबत्ता PTI से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इफ्तिकार के और आज मैंने सुना है एक ट्विटर में एक तजयी निगार का पढ़ा है कि उसमें उन्होंने इस बात को रियलाइज किया है कि जी वो मैं भी इस तरह किसी के हाथ में खेलता रहूं, तो अब वो सियासतदानों से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। तो अब उधर से जवाब मिला है तो अब सियासतदानों से बात करने को तैयार है। तो हम तो कोशिश करेंगे मुज़ाकरात के जरिए अल्लाह करे वो हमारी बात मान ले और हमारे साथ बैठ जाए और ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके। मौलाना साहब के मुताल्लिक अगर इत्तेहाद हो गया तो कोई अच्छा सर, इस वक्त की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल, राना सनाउल्लाह की मैं बात करूंगी, उनके बयान को अहमियत दी जा सकती है जिसमें उन्होंने कहा था कि जेल में मौजूद एक कैदी की रिहाई होनी चाहिए, उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राना साहब हमारे पंजाब के सर हैं, हमारे बड़े हैं, लीडर हैं, यकीनन वो तो चाहते हैं जमहूरी सिस्टम हो, जमहूरियत हो और हमारे साथ जो पोजीशन जो है बैठ के बात करे, वो तो ऐसी फिजा बनाना चाहते हैं कि इस फिजा साजगार हो और हम जो है आपस में बैठ के तमाम सियासतदान मसाइल का हल निकालें। इसी नज़रिए को साथ लेकर उसने कहा था कि खान साहब को बाहर आना चाहिए और बेल होनी चाहिए ताकि बैठ के मसाइल का हल निकाले। एक अच्छी फिजा बन जाएगी ना जी। एक कैद जेल के अंदर है तो सब मुलाकात करेंगे, उसको और इम्पैक्ट होगा, वो ओपन होगा तो होगा। लेकिन कोर्ट्स हैं, आप देखो कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं, कोर्ट के फैसले के बाद ही ये मुमकिन है। और हमारी ख्वाहिश तो ये है क्योंकि बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं जनाब इस्लामाबाद, जहाँ पर जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आज हम समात भी है सुप्रीम कोर्ट में, तो जुल्करनैन बताइएगा डिटेल्स क्या है, समात का आगाज़ कब तक होगा? देखिए 9:30 बजे का टाइम है फैसल वावडा के जो तौहीन अदालत का केस है उसकी समात का, और अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करके तलब किया गया है। और अगर ये मामला तौहीन अदालत की कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू करने की तरफ जाता है तो फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ही कानून के मुताबिक इसमें प्रोसिक्यूटर होंगे, वही फ़र्द जुर्म आयद करेंगे और वही फिर आगे जो गवाहान है उनके ऊपर उनको गवाहान को पेश भी करेंगे और मामला को आगे बढ़ाएंगे। 2 रोज़ कबल फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कुछ सवालात उठाए थे। कल गुज़िश्ता रोज़ जब समात हो रही थी नैब तरमीम केस की,
उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से मामला उठाया भी गया था अटॉर्नी जनरल के साथ कि आप प्रॉक्सीज के जरिए जजेस को हिरासत कर रहे हैं और धमकियाँ दिलवा रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल ने भी एक तरफ से मजम्मत की थी फैसल वावडा के बयान की और कहा था कि ना ऐसा कुछ हो रहा ना होना चाहिए, और जो गुफ्तगू है वो कंटेम्पचुअस थी। इस तरह के अल्फाज अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदा किए गए थे। और अब उसके बाद बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया फैसल वावडा की तकरीर का और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसका। और अब आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल ये तीनों की बेंच है जो आज पहली समाअत करेगा। और अदालत इसमें जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं उनका और अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ लेने के बाद फिर फैसल वावडा को बाज़ाब्ता तौर पर देखते हैं कि पहले सिंपल नोटिस जारी किया जाता है या फिर शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है फैसल वावडा को। यह अदालत ही सवाल से फैसला करना है, हम जानते रहेंगे। लेकिन अभी हमें प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करना है। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हैं ये। और ये जनाब हैप्पी पैलेस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार एक ऐसी जनाब हाइब्रिड फार्मूला कार तैयार की है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। और आई थिंक सो पाकिस्तान में ये पहले बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की कार तैयार की है। इस वक्त मोहम्मद मुसाब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू आवर शो। अब्बास हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और इस ग्रुप में द ओनली गर्ल नमीन सिद्दीकी ये भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट आपसे शुरू करती हूँ, तो मुझे ये बताएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है और बतौर अ गर्ल आप अकेली लड़की हैं इस पूरी टीम में, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास थी? For me it's a very proud moment at first because I'm the only girl and for me it's a very मेरे लिए बहुत motivational thing है कि मैं एक वाहिद ऐसी एक लड़की हूँ इस टीम में। and thanks to my team members सबसे पहले जिन्होंने मुझे इतना comfortable environment provide करा कि मैं बिल्कुल भी confuse नहीं हुई। and उसके अलावा मेरे लिए एक बहुत बड़ी responsibility थी क्योंकि मैं as a girl एक अपनी एक गर्ल टीम को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँगी इसमें, सो एक काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट या इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी द ओनली गर्ल इन दिस टीम। अच्छा, अब बीइंग अ गर्ल वैसे मुझे बताएगा कि आपको इंटरेस्ट वैसे है फार्मूला कार्स में? बिल्कुल है, लड़कों का होता है। बिल्कुल मुझे है, एज अ स्टूडेंट आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो या मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरा वैसे भी शौक था क्योंकि एज अ टेक मेंबर कि कुछ ऐसा न्यू एक्सपोजर मिले, सो इट्स अमेजिंग, ज़बरदस्त। अच्छा जी, बस मुस्ताब आपकी तरफ आते हैं अब, तो मुझे ये बताएगा ये आइडिया आप लोगों ने मतलब किस तरह कंसीव किया कि हाँ हमें यही बनानी है, और भी बहुत कुछ बन सकता था, और इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगा और कॉस्ट क्या आई? बारी बारी मुझे बताएं, चलें आप शुरू करें पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर साल कंपटीशन होता है और अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी टीम्स जाती है, ठीक है। लास्ट ईयर इंडिया से भी 3 टीमें गई थी, दैट्स अ बिग डील। और पाकिस्तान में अब तक इन स्कूल्स कोई भी स्कूल अब तक ऐसा नहीं बना जो इस कंपटीशन में गया हो, नहीं किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या बात है, फिर तो बड़ा एक्सक्लूसिव काम आप लोगों ने किया है। जी, हैप्पी पैलेस द फर्स्ट स्कूल। अच्छा, हैप्पी पैलेस इज द फर्स्ट स्कूल, और आप लोगों के मेंटोर नस से जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अब इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम आप लोगों को लगा इसको रेडी करने में? मुसाब आप बताइए। बेसिकली ये हमको अराउंड 4 to 5 मंथ्स लगे थे, लाइक वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर आई गेस। प्रोटोटाइप्स बनते गए डिफरेंट, फिर हमने क्वालिफाइनल्स राउंड क्वालिफाई किए, देन सेमीफाइनल राउंड, और राइट नाउ जो 28 जून को जो है वो हमारा फाइनल कंपटीशन है। फाइनल कंपटीशन है, तो अच्छा इसमें थोड़ा सा बताएंगे हम किया किस तरह, पार्ट्स इकट्ठे किए, टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली होती है उसमें भी, क्या आप लोगों ने एआई की भी कोई हेल्प ली, किस तरह ये हुआ है मुझे बताएं। जो बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है वो तो स्टडी होती है, ठीक है। यू नीड टू स्टडी अबाउट द कार के एरोडायनामिक्स, किस तरह की इसकी टेक्निकलिटीज़, मैकेनिक्स वगैरह। देन आता है डिज़ाइनिंग का पार्ट। हमने पहले उसको डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइनिंग के बाद हमने फिर उसको अब CNC मशीन्स की थ्रू हमने उसके पार्ट्स बनाए, एंड देन वी असेंबल्ड द कार इन अ होल, इस तरह। अच्छा, अब ये जो कंपटीशन है जो नमी आ रहे हैं कि ये हर साल होता है और आप लोग इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो इस कंपटीशन के हवाले से मुझे बताएगा यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, कहाँ से आएंगे, और किस तरह की चीज़ें, मतलब उनके पास भी क्या फार्मूला कार्स ही होंगी, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी मतलब प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या होगा? बेसिकली ये एक इंटरनेशनल कंटेस्ट है जिसमें वर्ल्ड वाइड कंट्रीज से वो आ रहे होंगे मेंबर्स, एंड बेसिकली टीम जो होती है वो मोस्टली 4 to 6 मेंबर्स की होती है। सो मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 4 हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कंट्रीज से हर कंट्री को रिप्रेजेंट, जिस तरह से वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो उसी तरह से हर टीम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होगी, एंड उनके अराउंड हम लोग का कॉम्पिटिशन होगा विच इज़ फार्मूला 1 का, जिसमें हम लोगों ने एक मॉडल कार डिज़ाइन करी होगी, एंड अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन जिसकी कार सबसे बेस्ट होगी रिगार्डिंग सिमुलेशंस एंड एवरीथिंग, तो वो फिर एक अच्छी कार कंसिडर करी जाएगी एंड दैट वुड बी द विनिंग टीम। ज़बरदस्त। One more thing which I want to add, basically, as she just discussed के rule and regulations हैं, so basically yeah, somehow we are bounded to those rule and regulations. जो हर team of course जाहिर सी बात है कि हर team उसी regulations पे bounded होगी, and we have to somehow design the car with that same regulation. So kinda you can say कि सबकी like जो सारी teams होगी उन सबकी एक ही level की कार होगी, like encompassing of all the rule and regulations. और बाकी ये कि लाइक या देयर विल बी अ ट्रैक और उसमें रेसिंग होगी। सही। अच्छा, अभी जाहिर है आपने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सबके लिए एक तरह के होंगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें वो कौन सी इनोवेटिव थिंग है या फिर कम्पिटिटिव एज आपको हासिल है कि भाई हाँ हमारा प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है और हम इसमें जीत सकते हैं? तो एग्जैक्टली जस्ट हर फार्मूला कार का जो मेन गोल होता है कि आपकी कार सबसे फास्टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम ड्रैग होना चाहिए, ठीक है, फास्टेस्ट कार आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारी कार का डिज़ाइन है, ठीक है, वी हैव रन, यू हैव नो आइडिया कितनी सिमुलेशंस हमने रन किए हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग प्रोसेस में बार बार डिज़ाइनिंग, इतने प्रोटोटाइप्स हमने बनाए, ठीक है। उसके बाद जो हमने फाइनल कार जो फाइनलाइज की है, इट्स अ बीस्ट। तो स्पीड बताएंगे, स्पीड क्या इसकी, मतलब कुछ होता है ना जी, इन फार्मूला कार्स की स्पीड को भी आपको कैलकुलेट करते हैं जी जी, तो कितनी है उसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो 72 माइल्स पर आवर है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे मुझे बताएगा आप कैसा फील हो रहा है कि आप लोग ज़ाहिर है हैप्पी पैलेस एक तो एक ही स्कूल है जिसके स्टूडेंट्स ने इस तरह की फार्मूला कार का मॉडल तैयार किया, फिर आप लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, फीलिंग्स क्या हैं? For the first time? Yeah, for the first time it's something like very exciting, काफ़ी न्यू है हमारे लिए। थैंक्स टू हमारा स्कूल जिन्होंने हमें लाइक सबसे पहले के मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा, सिंस क्योंकि सपोर्ट कितना किया है? या सपोर्ट भी ऑफ कोर्स बहुत, फाइनेंशियली भी जी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, स्कूल ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हमें इन सब चीज़ों में। अब तक जो नस्ट ने हमें मेंटोर किया है, एवरी पार्ट जो था उसमें हर स्कूल ने हमारे सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है। दे वर द वंस हु हायर्ड द टीम फ्रॉम नस्ट, जो फार्मूला टीम है उनकी, एंड दे मेंटोर्ड अस। अच्छा, मुझे बताइए एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए, क्योंकि 4 to 5 मंथ्स का ये पूरा प्रोसेस था जिसमें आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को रेडी किया है, तो उसमें आप लोगों ने 5 to 6 टीम मेंबर्स आपने बताया, किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी और किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, कौन कुछ लेजी था, किसी ने, उनके होता है ना कुछ लोग बड़े पैशनेट होते हैं और कुछ लेजी होते हैं, हाँ कर लेंगे हो जाएगा, कुछ बताएं नमीन, आप बताएं। बेसिकली हम लोग की 6 मेंबर्स की टीम थी जिसमें अकॉर्डिंग टू हमारे मेंटर्स हम लोग की टीम डिवाइड थी 2 पार्ट्स में, एक मैनेजमेंट टीम एंड टेक्निकल मेंबर्स। सो वी 3 आर ऑफ टेक्निकल्स एंड 3 अदर्स वर ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों के टेक्निकल में बेसिकली इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि हम लोगों ने ना सिर्फ डिज़ाइन करा बल्कि उसकी सिमुलेशंस पे भी वर्क करा, सो वी गॉट टू लर्न वेरी न्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू एज वी आर साइंस स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने जो चीज़ हम लोग सिर्फ पढ़ते थे हम लोगों ने उसको फिजिकल लाइफ में भी अप्लाई करके देखा, लाइक प्रेशर एंड ऑल अदर थिंग्स, सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सही, चल ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आप लोगों से और बातें भी करूंगी लेकिन अभी मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है, तो आप लोग मेरे साथ ही हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, और मेरे साथ वही टीम मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं क्योंकि कारनामा किया इन्होंने और आगे ये रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान को। मुसैब, अब्बास और नरमीन तीनों मेरे साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, देखने में तो हर कोई बड़ा वो फैसिनेट करता है, अच्छा भाई इन्होंने फार्मूला कार बना ली है और ये लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, आज तक तो किसी ने नहीं बनाई, यहाँ तो कभी किसी ने फार्मूला कार की शक्ल ही नहीं देखी है। तो अब इसके पीछे जो एफर्ट्स थी, जो मेहनत थी, वो ज़ाहिर सी बात है वो आप लोगों के अलावा तो कोई नहीं जानता। तो जो इसमें आपको चैलेंजेस फेस करना पड़े, जो आपको हर्डल्स आई, कैसे ओवरकम किया, किस तरह की वो डिफ़िकल्टीज़ थी, ये बताएं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बेसिकली ये था कि हम लोग को जिस तरह की हाई टेक की ज़रूरत थी, लाइक हमने ये जो स्टेजेस क्वालिफाई किए वो वी नो कि किस तरह हमारे स्कूल ने हमें सपोर्ट किया है, उन चीज़ों को हम आगे लेते चलते हुए लाइक हमने क्वालिफाइनल्स क्वालिफाई किया, नाउ वी आर इन द फाइनल्स। सो बेसिकली ये कि सबसे पहले तो टेक में वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्टी हमें फेस हुई। देन यू कैन जस्ट से कि अब जो बेसिकली हम चाह रहे हैं दूसरी कंपनी से, दैट्स समथिंग यू कैन से स्पॉन्सरशिप, बिकॉज यू नो बहुत सारे ऐसे CEOs होते हैं कंपनीज़ के लाइक विच जस्ट प्रमोट्स द यूथ। सो वी वांट बेसिकली कि वो हमें आगे ले जाने में मदद करें, हमें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करें। आप लोगों को इन्वेस्टर्स की तलाश है जो कि आप लोगों के साथ मतलब मिल के कोलैबोरेशन करें
इन्वेस्टमेंट वो लाएं, मेहनत आप लोग करेंगे और फिर आगे मार्केट में अपनी चीज़ को लॉन्च किया जाए। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा अब आप ये बताइएगा अब्बास के इसमें मतलब किस तरह आप लोगों ने मतलब इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट किया कि भाई यहाँ प्रोजेक्ट अब ये शुरू करना भी होगा, फिर अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उसकी हैंडलिंग को, कंट्रोल को मतलब ज़ाहिर है बार बार टेस्ट किया होगा, तो किस तरह आप लोग करते थे और डेली बेसिस पे कितना काम होता था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे स्कूल ने एक आइडिया प्रमोट किया था, ठीक है, कि हम लोग इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड वी शोड इंटरेस्ट। जब उन्होंने देखा बच्चे इंटरेस्टेड हैं, दे हायर द टीम फ्रॉम नस्ट, दे टॉट अस, हम सीखे, फिर हमने कार डिज़ाइन करना शुरू कर दी, ठीक है, हमने गाड़ी के डिफरेंट एंगल्स को देखा, हमने उसके एरोडायनेमिक्स को देखा, मैकेनिक्स को देखा, ठीक है, मल्टीपल टेस्ट हमने रन किया उसके बाद उसके ऊपर एंड आफ्टर हमने फाइनल कार उसकी तैयार कर ली। ज़बरदस्त। अच्छा नवीन, हाउ डू यू मैनेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? एक तरफ आपकी पढ़ाई भी चल रही, फिर ये प्रोजेक्ट भी है, तो पूरा दिन लगता है हैप्पी पैलेस में रहते होंगे, सोना खाना पीना रहना वहीं पे। इट वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट बिकॉज हम लोग के मॉक्स, प्री मॉक्स, हम लोग के CA इस बीच में आ गए थे, तो उसकी वजह से मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। बट सिंस ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो हम लोगों में से कोई भी उसको मिस नहीं करना चाह रहा था। सो पढ़ाई के साथ साथ मैनेज होता गया बिकॉज वी वर मोटिवेटेड, तो हो गया था। अच्छा, वैसे बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहते हैं, तो जब किसी मतलब फील्ड में हम देखते हैं कि ऐसा स्कोप तो है लेकिन बाहर है, यहाँ उस तरह से इस पर काम नहीं है, वैसे ट्रैक्स नहीं है, फार्मूला कार्स यहाँ बनती ही नहीं है, इंडस्ट्री है ही नहीं, तो सम टाइम हम सोचते नहीं है कि यार ये मैं सही चूज़ कर रहा हूँ अपने लिए पाथ, या फिर एज ए स्टूडेंट मैं आपसे पूछ रही हूँ, या फिर आपने कहा कि नहीं भाई एक मोटिवेशन भी होती है ना, कुछ लोगों में कीड़ा होता है इस चीज़ का कि हमने मुल्क का नाम रोशन करना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो क्या इस हवाले से आप सोच रखते हैं? देखिए बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो मोटिवेशन यार यू जस्ट डिस्कस के हमें तो सबसे पहले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, समथिंग इज़ वेरी न्यू, तो इसलिए मोटिवेशन और ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है इसमें। बाकी ये है कि डिफरेंट, जैसे इन्होंने बात की, हमने मल्टीपल रन्स करते गए और एक्साइटमेंट बढ़ती गई। हम जिस तरह, क्योंकि देखिए हमारा टॉप गोल यही होता था कि हम मैक्सिमम स्पीड अचीव करें, तो जब वो स्पीड की तरफ हम आते गए और मोटिवेशन हमें मिलती गई। सो यू कैन से इन सब चीज़ों को साइडलाइन करके हमने यू कैन से कि मोटिवेशन थी हमारे अंदर, तो या वी जस्ट डू इट। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ज़रा इस कंपटीशन के हवाले से बताइएगा कि किस तरह आप लोग प्रेजेंट करेंगे अपना इस प्रोजेक्ट को? ज़ाहिर को सोचा होगा ना कि वहाँ पर जब जाना है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो क्या इसका भी पूरा मौका हुआ है कि हाँ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे, क्या दिखाएंगे? इस कंपटीशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, वर्बल प्रेजेंटेशंस हैं, पिटपुट डिस्प्लेज हैं। तो पहले तो हमारी यहाँ से ना कार जाएगी, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे दुबई, अच्छा, ठीक है। यस मरीना सर्किट में ये बेसिकली कंपटीशन है जो टेक प्लेस जहाँ पे ये हो रहा है, वेन्यू ये है। तो वहाँ पे जब डिस्प्ले होगा हम लोग प्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे जजेस होंगे, ठीक है, हमारी कार के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे, दे विल मेक श्योर कि कोई रूल ऐसा तो नहीं जो वायलेट हो रहा हो, जो हमें एक एडवांटेज दे दे, ठीक है। फिर उसके बाद कार्स की रेसिंग होगी एंड ऑन दीज रिजल्ट्स फिर वो बताएंगे कि कौन विनर है। अच्छा, वन मोर चीज़ मैं जो ऐड ऑन करना चाहूँगा, लाइक ये तो हो गया सिर्फ रेसिंग के पर्सपेक्टिव से, बाकी जो हमारा पिटबोर्ड डिस्प्ले होगा यू कैन से कि क्योंकि स्पॉन्सरशिप भी एक ऐसी चीज़ है जो इस कंपटीशन का पार्ट्स है। टोटल्स में स्पेसिफिक 800 पॉइंट्स हैं, तो उसके रिलेटेड लाइक एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन है जो स्पॉन्सरशिप का भी है, जिसमें हमारे पिटबोर्ड डिस्प्ले में सारी कंपनीज़ के लोगोज और बाकी सब चीज़ें डिस्प्ले होंगी वहाँ पे। सो इट्स समथिंग के ये सब चीज़ें भी इसके अंदर कैटेगराइज हुई हुई हैं। बाकी डिफरेंट कंपनीज़ के आई गेस या बहुत सारे CEOs वगैरह भी आएंगे और वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग। सो ओवरऑल यू कैन से कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर ये डिवाइड हुआ हुआ है और हर कैटेगरी के अपने पॉइंट्स हैं, और कोई भी पेनल्टी हुई तो या पॉइंट्स अल्टीमेटली डायरेक्ट होते रहेंगे। अच्छा, ये भी होगा, तो फिर तो इसके लिए बड़ी आप लोगों ने मेहनत की होगी, अपने आप को हर लिहाज से प्रिपेयर किया होगा कि क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग के अलावा फिर जनाब आगे आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट उस तरह प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। अच्छा नमी, आपके ख्याल में यहाँ पे स्पॉन्सर्स मिलने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं? स्पॉन्सर्स मिलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी, क्योंकि एज ही डिस्कस के पाकिस्तान में फार्मूला 1 को अब लोग समझते भी हैं इसकी इंपॉर्टेंस, अभी एज सच नहीं समझे, बट या जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ इसमें हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर होंगे, बट अगर वो हमें स्पॉन्सरशिप देती हैं तो उनकी कंपनीज़ भी स्पॉन्सर हो रही होंगी, उनकी कंपनीज़ भी हम प्रमोट कर रहे होंगे अगर वो हमें स्पॉन्सरशिप देती हैं। इसके अलावा उनके लिए भी एक फ़ायदा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे होंगे, मेहनत हमारी होगी, बट या उनका एक प्रमोशन होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े स्केल पर इंटरनेशनली वो रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। सो बहुत मैटर करती है ये, तो ऑब्वियसली कंपनीज़ को ये बात समझनी चाहिए कि अच्छा मैं इसमें एक चीज़ और भी सोच रही हूँ कि देखें, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के स्कूल ने आपको इतना सपोर्ट किया है और आपके लिए बाकायदा कोचेस
हायर किए, फिर इस पे सारी मेहनत, तो फिर भी आप जाएंगे भी, तो ये जो आपके जाने का एक्सपेंस है वो भी स्कूल बेयर करेगा, राइट? या एग्जैक्टली। बाकी ये कि स्कूल ने बेसिकली हमें करंटली काफ़ी ज़्यादा लाइक आई टोल्ड यू कि अभी उन्होंने हमें मेंटोरशिप के लिए लाइक यू कैन से कि ओवरऑल पेमेंट्स वगैरह होती हैं, बाकी डिफरेंट हमें जो रिसोर्सेज अभी तक प्रोवाइड की जिसके थ्रू हमने सेमीफाइनल्स क्लियर कर लिया, वो सब चीज़ें स्कूल ने की। लेकिन अब फर्दर जो है हमारे पेरेंट्स भी और स्कूल भी लाइक यू कैन से ऑब्वियसली ये म्यूचुअल एफर्ट ही है, फिर आगे जा रहे पेरेंट्स को भी साथ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आप लोगों का शौक भी तो है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और ऑल द बेस्ट, आप लोग वहाँ पे इस कंपटीशन को जीत के आए, आपको हम फिर से बुलाएंगे। तो मुसैब, अब्बास, नरमीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, प्रोग्राम में चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और अब आपके साथ हम बात करेंगे, बहुत ही ख़ास टॉपिक है जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है ऐसी ख़बरें आपके साथ शेयर करते हुए। मेरे प्रोड्यूसर साहब एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो क्या चाह रहे हैं, मैं अलबत्ता ये सोच चुकी हूँ कि मैंने आगे आपसे किस हवाले से बात करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल महंगाई बहुत है और हम सबकी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी तरीके से कुछ टाइम के लिए अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, जो कि पूरी फैमिली के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका हो एक हेक्टिक रूटीन में ना। तो मैंने जनाब प्लान किया कि सस्ती तफरी आपके लिए सोची जाए कि वो क्या हो सकती है। तो मैं चली गई जनाब एक ऐसी जगह पे जहाँ से हम सभी की बचपन की यादें वाबस्ता हैं और एक ख़ास अटैचमेंट है हमारी, और जब हम जाते हैं तो कभी हमें उस जगह पर जाके बुरा नहीं लगता। तो वो जगह है जनाब ज़ू, जो कि हमारे बचपन की यादें उसके साथ बहुत जुड़ी होती हैं। मैंने उन यादों को ताज़ा किया है। तो मैं गई कराची ज़ू की सैर पे, वहाँ पे क्या हालात थे, जानवरों का ख्याल कैसे रखा जा रहा था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ। तो आइए चलते हैं। जी, मैं इस वक्त कराची ज़ू पहुंच चुकी हूं, जो कि मेरा ये ख्याल है कि सबसे सस्ती तफरी है। और यहाँ पर इंतज़ामात कैसे हैं, जानवरों के लिए क्या सहूलियात हैं, किस तरह इसको मेंटेन किया जा रहा है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं, आपको ज़ू की सैर भी करवाते हैं और बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं हाथी के पिंजरे के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त गर्मी में काफ़ी इसने एंजॉय किया है। नहाने के बाद अब शायद इसको भूख लग रही है और ये यहाँ पर मौजूद है। इसका नाम है मधुबाला और मधुबाला आई थिंक यहाँ पर काफ़ी खुश है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी सेहत देख के, उसकी चहल पहल देख के। और अभी अभी यहाँ पर ये नहाने के बाद बाहर आई है तो ठंडक का एहसास भी है, लग रहा है कि इसका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। ये मधुबाला को मैंने कहा था भूख लग रही है, वाकई इसको भूख लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से बनानास खा रही है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इसको बहुत शदीद भूख लग रही है। तो नहाने के बाद अब ये अपनी पेट पूजा कर रही है। उसके बाद जाहिर है यहाँ पे इसको माहौल इतना अच्छा मिला हुआ है कि ये इंजॉय करती है और लोग इसको, बच्चे स्पेशली इसको देखकर खुश होते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर और कौन से जानवर मौजूद हैं और उनका ख्याल किस तरह रखा जा रहा है। अच्छा, मैं इस वक्त फॉरेस्ट के गेट पे पहुँच चुकी हूँ और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है, हरियाली नज़र आ रही है, जो कि मेरा ख्याल है कि एक डिफरेंट है। वरना रेस्टोरेंट्स में आमतौर पे आपको पता है इंडोर होते हैं और इतनी ग्रीनरी नहीं होती है, लेकिन दी फॉरेस्ट नाम है तो फॉरेस्ट लगना भी तो चाहिए ना। तो आइए आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या ज़बरदस्त माहौल है। मुझे वैसे कि प्लांट्स की नर्सरी भी लग रही है, लेकिन इस माहौल में अगर आप बैठ के खाना खा रहे हो तो बड़ा प्लेजेंट सा व्यू होता है और बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो मेरे इर्द गिर्द आप देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं और छत भी इसकी ना मुकम्मल तौर पर ग्रीन नज़र आ रही है। आई थिंक सो ये अंगूर की बेल हो सकती है जिससे कि इसको ढका गया होगा। उसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त सा दरमियान में काफ़ी पुराना मुझे दरख्त भी नज़र आ रहा है। फिर उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे फाउंटेन सीक बनाई हुई है, वो बहुत प्यारी एक लुक, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को इतना कुछ बता रही हूँ तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि मैं खाना टेस्ट भी ना करूँ और यहाँ से चली जाऊँ। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैंने सैंडविच ऑर्डर किया है, सैंडविच इन प्रोसेस है। और यहाँ पर जो सब देख रहे हैं मामलात मैनेजर हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि कैसा फीडबैक मिल रहा है लोगों का? सबका सही मिल रहा है फीडबैक। अच्छा, वैसे यहाँ पर टाइमिंग्स आप लोगों की क्या है, कितने बजे आ जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, और जो खाना है उस पर लोगों का क्या फीडबैक क्या है? खाने पे फीडबैक सबके क्लब सैंडविच ज़्यादा अच्छे आते हैं, बर्गर पे उनको वो टेस्ट समझ नहीं आ रहा उन लोगों को। बाकी बीफ बर्गर अच्छा है हमारा,
तो क्लब सैंडविच ज़्यादा अच्छा है। आपको टेस्ट कराएंगे क्लब सैंडविच, फ्राइज़ भी अच्छे हैं यहाँ पे। मैं इस वक्त बर्ड्स के पास आ चुकी हूँ और इन्होंने काफ़ी शोर मचाया हुआ है। यहाँ पे भी माहौल मुझे बड़ा फ्रेंडली लगा है। आप शोर सुन सकते हैं बर्ड्स का। और ये मेरे पास मकाओ आपको नज़र आ रहे होंगे, कैमरामैन दिखाइएगा। ब्लू कलर के मकाओ हैं, इस तरफ रेड कलर के मकाओ हैं और ये काफ़ी शोर कर रहे हैं। ये मेरे ऊपर आप देखते हैं कितने खूबसूरत कलर्स हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत मकाओ है ये, ऑरेंज और ब्लू ग्रीन कलर का, और ये काफ़ी शोर भी कर रहा है। बड़ा फ्रेंडली माहौल है इनके लिए भी। अच्छा, मैं इस वक्त शेरी के केज के बाहर मौजूद हूँ और ये बिल्कुल नए नए मेहमान बने हैं कराची चिड़ियाघर के, और 6 साल इनकी उम्र है। चले जी, मैं एक्वेरियम के अंदर आ चुकी हूँ और ये देखिए जनाब, यहाँ पर खूबसूरत फिशेस की वैरायटी है। मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ, मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ जो कि हमें नज़र आ रही हैं, और इनको भी बड़ा अच्छा एम्बियंस दिया गया है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है इनके लिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत फिशेस हैं, डिफरेंट कलर्स की और चमकती हुई। अब हम यहाँ से थोड़ा बाहर चलते हैं और मुझे सामने 2 शख्सियात नज़र आ गई हैं जो कि समझ लें आपके यहाँ की देखभाल की जो सारी जिम्मेदारी है वो इन पर है। एडिशनल डायरेक्टर हैं ये, जो कि आबदार रईस साहिबा हैं, और इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ डॉक्टर आमिर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों के वक्त के लिए। आप मुझे मिल गए अचानक से, अपनी जिम्मेदारियाँ बड़ी गर्मी में निभा रहे हैं। तो मुझे आबदा साहिबा ज़रा बताइएगा कि किस तरह यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारा काम है ये। हम साथ साथ चलते हैं वरना धूप में खड़े रहेंगे। आ जाइएगा डॉक्टर साहब। हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, और ये जानवर हैं और हमारा बिल्कुल ये काम है कि हम इनकी तमाम तरह देखभाल कर सकें। और गर्मी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखना पड़ता है। इनके पिंजरों की धुलाई मुस्तकिल करवानी पड़ती है, हर 2-2 घंटे के बाद इनके सतह को गीला रखना पड़ता है, इनके अंदर बर्फ़ रखा जाता है, इनको इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं, जानवरों के लिए शेड लगाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम सब जो है इनके लिए कर रहे हैं, और शायद आपने अभी विजिट करते हुए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप भी थोड़ा सा अपना इनपुट इसमें हमें दीजिएगा कि अब जो प्लान आप लोगों ने किया वो किस तरह किया है, क्योंकि अब इंतजामात काफ़ी बेहतर है पहले से। बिल्कुल, जो आपने बात की कि पिछले दिनों को जो अमवात हुई थी या हाथी की जो अमवात हुई थी, वो किसी नाअहली या गफलत की वजह से नहीं हुई थी। हाथी एक ब्लड पैरासाइट का शिकार थी, जिसकी बहुत कोशिश की गई, बैनुल-अक़वामी तंजीम के साथ भी मिलकर कोशिश की गई, लेकिन वो जानवर ना हो सका क्योंकि ब्लड पैरासाइट था। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ ये है ना कि जो लोग यहाँ विजिट करके जाते हैं, जब वो देखते हैं कुछ पिंजरे खाली हैं या उस तरह वो एम्बियंस नहीं दिया गया जानवरों का जिसके वो हैबिचुअल होते हैं, तो लोग बस फिर यही तासुर कायम कर लेते हैं कि शायद ख्याल नहीं रखा गया तो जानवर का इंतकाल हो गया। मैं वजाहत करता हूँ इसकी। पिंजरे जो आपने कहा कि खाली नज़र आते हैं लोगों को, वो ये है कि हमारे हर पिंजरे के 3 हिस्से हैं। जैसे आपने भी देखा, जानवर किसी हिस्से में बैठा होता है, किसी हिस्से में नहीं बैठा होता है। जैसे हमारे घरों में भी 3-4 हिस्से होते हैं, बेडरूम अलग होता है, ड्राइंग रूम, वरांडा अलग होता है। हम हर वक्त हर कमरों में नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह जानवर अपने एक हिस्से में बैठा होता है, तो हमारी जो आवाम आती है वो समझती है दूसरा हिस्सा खाली है या वो पिंजरा खाली है। वो पिंजरे के 3 हिस्से हैं जो कि खाली नज़र आते हैं बज़ाहिर, तो ये वजह होती है। अच्छा, ये वजह होती है। अच्छा, मुझे ये क्या, अभी हमने रिसेंटली हमारे यहाँ जानवर आए हुए हैं, शेरों का एक जोड़ा आया हुआ है, उड़ियाल का एक जोड़ा आया है हमारे यहाँ रिसेंटली। अच्छा, मेरे पीछे आप ये फ्लेमिंगो देख सकते हैं, इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल बना हुआ है, और इस तरफ आबशार आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये कहीं और कराची से बाहर की बात नहीं हो रही, कराची शहर के बीचों बीच जू के अंदर ये आबशार है, जो कि बड़ा अच्छा प्लेजेंट सा व्यू दे रही है, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस आबशार के आगे खड़े होके। मैं इस वक्त ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और सफ़र कितना लंबा होगा मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने इस राइड को भरपूर तरीके से एंजॉय करना है। और सामने लिखा हुआ है कि अपने सामान की खुद हिफाजत करें, तो जो कोई ट्रेन में बैठे अपने सामान की खुद हिफाजत करे। इस वक्त आबदा साहिबा भी मेरे साथ हैं और डॉक्टर आमिर भी मेरे साथ हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और अब मैं चाहूँगी कैमरामैन साथ साथ हमने दिखाना है यहाँ पे क्या क्या है। मेरे लेफ़्ट साइड पर जनाब जंपिंग कासल आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए तफरीह का भरपूर सामान है, और स्विंग्स भी हैं जो कि स्लाइड्स हमें नज़र आ रही हैं। मेंटेन बहुत अच्छा किया गया है चिड़ियाघर को, ज़ू में काम होता हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट एक्टिव है। ये जनाब क्रोकोडाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। कैमरामैन थोड़ा सा ज़रा आप फोकस कीजिए, क्रोकोडाइल शायद अपने बिलों के अंदर है
और गर्मी बहुत है ना, जानवर भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे उनको कुछ साया मिल रहा है या जो अंदर की जगह है वो वहाँ पर आराम करें। और ग्रीनरी यहाँ पर काफ़ी है, और ग्रीनरी मतलब इस तरह की है कि पता चल रहा है कि बाकायदा इन्हें पानी दिया जा रहा है, प्लांट्स को, ट्रीज़ को, और इनका ख्याल रखा जा रहा है। आब्दा साहबा क्या कहेंगे? रेप्टाइल हाउस आपके सामने नजर आ रहा है। रेप्टाइल हाउस भी यहाँ पे है, स्नेक हाउस है ये, यहाँ पर सांप हैं और बर्ड्स देखें, वो हमारे जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं सारे वो उधर एक्वेटिक बर्ड्स भी हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। हमें डक्स आए परिंदों को खाना खिलाएं, ये पब्लिक के लिए हमने किया हुआ है। बच्चे आते हैं और बड़े भी आते हैं और यहाँ पे अपने परिंदों को खाना खिलाते हैं। शाम के टाइम पे हमने अच्छा ये देखिए, इस तरफ आप डक्स देख सकते हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर पेलिकन मौजूद है हमें नज़र आ रहे हैं, और इनका भी बड़ा अच्छा, यानी कि जो जिसके ये हैबिचुअल होते हैं ना वही यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, और बहुत सारे लोग इन्हें पॉपकॉर्न्स खिलाते हैं, ख्याल रखते हैं इनका। अच्छा इसके अलावा भी वैसे ना समटाइम ऐसा भी होता है कि कूंज हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर कूंज भी है। समटाइम ये होता है कि लोग उल्टी सीधी चीज़ें भी खिला देते हैं, नहीं ना करते हैं आप लोग? यहाँ बिल्कुल हमारे साथ जो हमारे जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ होता है वो मुस्तकिल इनके साथ ही मौजूद होता है। विजिटर्स जहाँ मौजूद होते हैं तो वो उनको मना कर देते हैं कि भाई इनका जो खाना है वो ये नहीं है, इनको इनका पर्टिकुलर खाना होता है वो खिलाया जाता है, तो आप बिल्कुल कुछ ना खिलाएं। अच्छा ये मेरे पीछे मुमताज़ महल गुजरा है, ये ज़रा थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब आपको कहूँगी, ये मुमताज़ महल की क्या तारीख है, ये क्या है? मुमताज़ महल एक कैरेक्टर है, मुमताज़ बेगम जो इसके अंदर मौजूद होती है। ये तकरीबन 50-60 साल से यहाँ पे मौजूद है और पब्लिक को एंटरटेन कर रही है। इसका धड़ जो है वो लोमड़ी का बना हुआ है और मुंह इंसान का चेहरे का, जो इंसान का चेहरा है, तो पब्लिक के लिए अट्रैक्शन है। बच्चों की तफरी, बच्चों की ज़बरदस्त। अच्छा ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं जंपिंग कासल है, स्विंग्स हैं, आइसक्रीम है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सब अच्छा बता रही हूँ, कुछ बुरा भी होगा, तो बुरा ऐसा सच मुझे फ़िलहाल तक तो नज़र नहीं आया। हाँ ये है कि इसको मज़ीद बेहतर इस तरह किया जा सकता है कि और जानवर यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर इसको मेंटेन करने के लिए जानवरों के लिए ज़्यादा इनका जो हैबिचुअल माहौल एक होता है वो क्रिएट किया जाए। कोशिश तो पूरी की गई है, तो बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर ना। अब हम इस वक्त गेट के बिल्कुल करीब हम पहुँच चुके हैं, और होप सो आप लोगों ने आज ये ज़ू का विज़िट बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे बहुत मज़ा आया है, पहले भी मैं आती रही हूँ लेकिन इस तरह से नहीं मैंने विज़िट किया था कि इतना थॉरली सब कुछ देखा। और थैंक्स टू डॉक्टर आमिर एंड आब्दा साहिबा के जिन्होंने हमें बड़े अच्छे से विज़िट भी कराया है, मुझे सब कुछ दिखाया भी है, तो मुझे बहुत मज़ा आया है। आप लोग भी आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ, बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, बाद में मुलाकात करते हैं स्टूडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़। जी मैं स्टूडियो आ गई हूँ, वहाँ से मैंने अल्लाह हाफ़िज़ किया था, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और आगे वीकेंड है तो होप सो आपने ज़ू की सैर को काफ़ी इंजॉय किया होगा। और अगर फिज़िकली जाना चाहते हैं तो प्लान बना लें, क्योंकि आगे हफ्ता इतवार आ गया है। मुझे प्रोग्राम में भी ब्रेक शामिल करनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस के हवाले से, और आज आपको मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हाइपरटेंशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। और इस दिन को मनाने का मकसद जो होता है वो है ज़हनी दबाव को, फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म किया जाए, स्ट्रेस से दूर रहें, ये सारी चीज़ें इट्स लीड्स टू हार्ट स्ट्रोक, तो उससे आगाही का अवेयरनेस पैदा करने का दिन है। तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं ना, डेथ रेट जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बढ़ता है, क्योंकि सम टाइम ये आपको ब्रेन हैमरेज करता है, सम टाइम आपके किडनीज फेल कर देता है, सम टाइम इतना स्वेयर किस्म का हार्ट अटैक होता है कि झटके में आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने दिल का ख्याल रखें। दिल का ख्याल वैसे भी रखना चाहिए, हर किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए। सबसे बड़ी ख़राबी ये होती है कि जब आप हर किसी से दिल लगा लेते हैं तो उससे फिर आपको ज़ाहिर है स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस से बचना किस तरह है कि जिससे कि हम इन बीमारियों से महफूज रहें, ख़ुद को मोटिवेट कैसे रखना है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जिस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी उम्र के लोगों के बारे में अगर बात की जाए तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जी एक मखसूस एज होती है, उसके बाद हम ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल इस चीज़ पर गौर नहीं करते कि उस मखसूस एज से पहले की जो एज हमने गुजारी होती है उसमें बहुत सारे काम ऐसे किए होते हैं जो कि उस एज में जाके ख़राबी का बायस बनते हैं। तो आपके ख्याल में वो क्या ख़राबी है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी अवाम की मैं बात करूँगी, जो कि मुआशी हालात की वजह से परेशान तो रहती है, लेकिन कुछ कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि शायद वेस्ट में नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम लोग हार्ट अटैक का शिकार होते हैं और हर वक्त एक परेशानी का शिकार रहते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है ना वो ये है कि अगर आप सर्वे करें और पाकिस्तान की पॉपुलेशन से सिर्फ ये पूछें कि आपने
आखिरी दफा अपना ब्लड प्रेशर कब चेक कराया था, तो आप हैरान होंगे कि 60-70% लोगों ने कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया। तो सबसे अहम चीज तो ये है कि ये पता करना कि मेरा ब्लड प्रेशर है या नहीं है। हमने एक छोटी सी स्टडी की थी और उस स्टडी में हमें ये पता चला कि इवन पढ़े लिखे लोग, समझदार, बज़ाहिर वाकिफ लोग, हत्ता कि उसमें कुछ डॉक्टर भी थे जिन्होंने कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया था। लिहाजा पहले तो अहम बात यह है कि आपके घर में जितने अहबाब हैं, आप जिस दफ्तर में काम करते हैं और अगर आप उसके सरबराह हैं तो आपके अंडर जितने लोग काम करते हैं उनका ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। और आप हैरान होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बज़ाहिर कोई सिम्टम नहीं था, उनको ब्लड प्रेशर होगा। और अगर वो उस ब्लड प्रेशर का इलाज बर वक्त करना शुरू कर दें तो वो सारी बीमारियां जिनका आपने जिक्र किया, मसलन गुर्दों की बीमारियां, मसलन आंखों से बीनाई के ख़त्म हो जाने की बीमारियां, फालिज का ख़तरा, हार्ट अटैक का ख़तरा, और ये सारे ख़तरात जो हैं इनसे बचा जा सकता है। तो सबसे अहम चीज़, बुनियादी चीज़ ये पता करना है कि मुझे ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। उसके बाद फिर बाकी दूसरी बातें। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी तो है ना, हमारे यहाँ ये बहुत अजीब सा कल्चर एक है अपनी सेहत को लेकर कि हम एक दौड़ में लगे हुए हैं। अगर हमें हल्का फुल्का सर दर्द हो, हमें चक्कर आए या फिर हम कुछ अच्छा महसूस ना करें तो हम उसको इग्नोर करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, पानी पी लो, शरबत पी लो, लीमू खा लो और सिकंजबीन पी लो। ये जो एक हमारी अप्रोच है ये कितनी गलत है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो एक मुसद्दिका, एक मुस्तनद डॉक्टर है, उससे राब्ता करना जरूरी है। और ये जो मोटी मोटी 3-4 बीमारियां हैं ना, जो जैसे ब्लड प्रेशर है और शुगर है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इन चीजों के बारे में तो जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। ये साइलेंट किलर्स है ना। बहुत सारे मरीज ऐसे होंगे कि उनको ब्लड प्रेशर का पता उस वक्त लगेगा जब उनको हार्ट अटैक हो चुका होगा और ब्लड प्रेशर उनका कई सालों से होगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स को कोई भी अलामत जिस्मानी बीमारी की होती है, जैसे बदहजमी है जो कि कुछ अरसा चल रही है और ठीक नहीं हो रही, किसी शख्स का वजन गिर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, किसी शख्स को डायरिया हुआ है, किसी शख्स को हल्का हल्का बुखार रहता है, किसी को सर में दर्द रहता है, तो कोई भी जिस्मानी इलामत जो कि आम किसी थोड़े बहुत इलाज से ठीक नहीं हो रही, वो इस बात की मुतकाजी है कि फौरी तौर पर मुस्तनद डॉक्टर से राब्ता किया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि हर किसी को मालूम है कि हमें हेल्दी खाना है, नींद पूरी करनी है, अपनी सेहत को प्रेफरेंस देनी है, चेक एंड बैलेंस रखना है और तनाव से हमें दूर रहना है। अब ये तो हो गई वो चीज़ें जो आपने बताई हैं कि भी हमें ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है और अपने मौलिद से राब्ते में रहना है अगर हम कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रहे, वो चीज़ प्रोलॉन्ग हो रही है। अब जनाब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। देखिए डॉक्टर साहब, ये सभी जानते हैं कि जो ख्वाहिशात होती हैं ना, इनकी तो कोई लिमिट नहीं है। एक ख्वाहिश पूरी होगी तो दूसरी ख्वाहिश, और इसी वजह से इंसान एक दौड़ में रहता है कि अब ये कर लूँ, ये नहीं तो ये कर लूँ, बेहतर से बेहतर। ठीक है, बाज़-औक़ात तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है, लेकिन सम टाइम हम बहुत आउट ऑफ द वे चले जाते हैं कि वो चीज़ हमारी सेहत की ख़राबी का बायस बनने लगती है। कुछ लोगों की अप्रोच ये होती है कि भाई आप नॉर्मल सा खाएं, अगर आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, अपनी छत है, काफ़ी है, तो इसके बाद आपको इतनी दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लेकिन मोस्टली लोग ये करते हैं कि बस वो बेहतर से बेहतर के चक्कर में ना बस परेशान ही रहते हैं। मैं चाहूँगी उनके लिए आप क्या राय रखते हैं, उनको किस तरह समझाएंगे कि भाई जो है सब्र करो, काफ़ी है? देखो बेटा, इसका ये जो कुछ आप बता रही हो ना, ये सारा का सारा अलामात हैं, ये बीमारी असल नहीं है। असल बीमारी जो है वो हमारी तरबियत का फुकदान है। आप हैरान होंगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से 5 से 7 साल की उम्र तक उसकी जिंदगी का पैटर्न जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इसलिए हम तो बहुत अरसे से इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि हमारे घरों के माहौल के अंदर, हमारे बच्चों की तरबियत के माहौल के अंदर ये बात नजर आनी चाहिए घरों के अंदर कि लोग कनात पसंद हैं, लोग सादगी पसंद हैं, लोग बाकिरदार हैं, लोग सच्चे हैं, लोग ईमानदार हैं, लोग जो हैं रिश्तों की कदर करने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें जो आप अच्छी बातें बता रही हैं, जो आपके ख्याल में एडल्ट्स के अंदर डेवलप होनी चाहिए, एडल्ट्स के अंदर चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, अगर हम अपने घर में पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स को जानते हों और हमारे घर में जो हमारे घर का माहौल है वो इस तरह का हो कि जिसमें ये तमाम चीज़ें सिखाई जाएं, तो वो बच्चे फिर सारी ज़िंदगी उस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये तो है प्रिवेंटिव काम।
बाकी जाहिर है हर शख्स को अपने आप को देखना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि वो फानी है, उसको ये देखना चाहिए कि इस दुनिया में वो जो कुछ भी कर ले उसको आखिर एक दिन छोड़कर जाना है। बेशक। और हम एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हैं। वो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में फर्क नहीं महसूस कर सकते। हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्वालिटी ऑफ लाइफ समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो ये मैं सक्सेसफुल हूँ। असल चीज ये है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ और सेहतमंद हूँ कि मैं पैदल भी जा सकता हूँ। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। काश कि हम इस फर्क को समझें और इस पर कुछ काम शुरू करें, और आज से शुरू करें। अगर हम आज ही ये बात सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी राय प्रिसाइजली आपने ना, वो कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद कर देना, बिल्कुल वैसे ही आपने ये चीज़ हमें समझाई है। अच्छा, अब पता है आपको, ये जो जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के जो हमारे दिमाग से जुड़े हुए हैं, अगर हम दिमागी तौर पर पीसफुल नहीं है ना, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो हमारे चेहरे पर नज़र ना आए। और अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि चेहरे पर बाजू का पिगमेंटेशंस होती हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, एक मुरझाया हुआ चेहरा होता है। बाजू का तो आपका रंग भी गोरा होता है लेकिन फिर भी आपका चेहरा मुरझाया होता है। उसके पीछे यही सारी वजूहात होती हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। जैसे आप अंदर से होंगे वैसे आप बाहर से दिखेंगे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और इसी पर बात करने के लिए सब डॉक्टर खुर्रम बशीर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जो ज़ाहिरी खूबसूरती की बात करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सरिश, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मैंने सही कहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर मैं ज़ाहिरी बिल्कुल नहीं करता। देखिए, ज़ाहिरी अंदर से आती है। आप जितने हेल्दी होंगे ना उतना ही आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। वो आपने तो अंदर से करना है। मैंने बताया ये कि अगर आप अंदर से खराब हैं तो बाहर से भी खराब दिखेंगे। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा। बहुत दिन के बाद पता चलता है कि कोई खराब है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होती है ना। नहीं, बहुत दिन के बाद आप, बड़ा अच्छा लगता है कोई आपको, मगर बहुत दिन के बाद पता चलता है कि वो कितना डेंजरस है। नहीं तो वही बात है ना कि जब आपने इतना टाइम अपने साथ ज्यादती की होगी तो वो एक ना एक दिन तो नजर आएगी ना। एक दिन। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले से एहतियात करें, पहले से कोशिश करें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि ये इस ज़ाहिरी खूबसूरती में बाजुकात ये होता है कि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इस इंपॉर्टेंस पे बात करें ना कि आपका ज़हनी फ्रस्ट्रेशन, तनाव ये कम होगा तो इसकी कितना लिंक है आपकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, मैं अक्सर क्लिनिक में लोग आते हैं, मैं अक्सर पूछता हूँ कि आपकी डाइट कैसी है, ठीक है, आप प्रॉपर नींद लेते हैं, ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, अगर लोगों की एक अजीब कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस है ना, आप कहते हैं कि जी आप टेंशन तक लेते हैं। कैसी बात करें, आप नहीं लेते भाई टेंशन। तो वो थोड़ी होता है टेंशन कि मैं लेट हो रहा हूँ या आज कोई काम अच्छा नहीं हुआ। एक टेंशन वो होता है जो आपके दिल को एक मुस्तकिल धड़का लगा रहता है ना, कि ये बस एक ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, कर पाऊंगा या नहीं कर ये पाऊंगा, ना हो जाए, या ये मिल जाए, वो मिल जाए। रातों रात कंपटीशन जो चल रहा होता है वो होता है टेंशन। ये टेंशन नहीं होता कि आज थोड़ा लेट हो गए, आज कोई चीज नहीं मिली या कोई कुछ भी छोटी मोटी चीजें। मतलब इसके सिंपल एग्जांपल आप ये ले लेना कि मतलब मैं खवातीन की अगर बात करूं तो वो माएँ जो कि कंसीव नहीं कर पा रही होती, सबसे पहले सवाल डॉक्टर उनसे ये पूछता है कि आप परेशान तो नहीं रहती, आपको स्ट्रेस तो नहीं है? अगर स्ट्रेस है तो आप ये नहीं हो सकता कि आप कंसीव कर लें। बिल्कुल ये बड़ा लिंक्ड है आपकी मुख्तलिफ चीजों के साथ। आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं। दूसरी कंडीशन होती है सर से लेकर पाँव तक, ठीक है। अच्छा, लोग समझते हैं कि जी स्किन की बात हो रही है या हार्ट की बात हो रही है। जी हार्ट की केयर कर ली, 4 गोलियां खा ली, जी अच्छा खाना खा लिया, आराम कर लिया, हार्ट सही हो गया। आपने 4 क्रीमें लगा ली, 1 विटामिन खा ली, कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट करा लिया, आपका चेहरा चमक जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वालिटी आपकी लाइफ की नहीं है ना, अगर आप क्वालिटी, मतलब ये मुराद नहीं कि बहुत पैसे हों, सिंपल लाइफ हो, ठीक है, मगर आपको मेहनत की आदत हो, ठीक है, आपका रूटीन बना हो। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप जो भी इस्तेमाल करें देख लें कि वो आपके लिए रिक्वायर्ड है या नहीं। अभी कल भी एक लड़की जाके वो नाइसिनामाइड ले सकते हैं जी, हाइलुरोनिक एसिड ले सकते हैं, ग्लाइकोलिक का बड़ा ऐड आ रहा है, ठीक है, वो बड़ा महंगा भी है, वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बताया उनको कि जी अच्छा, अब देखिए सर, जब एक आर्ट की बात होती है या एक फ़न की बात होती है तो हर एक शेर का मतलब मुख्तलिफ हो सकता है, मगर साइंस और मैथ्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर 1 + 1 2 ही होगा। सरिश का ख्याल है कि 4 हो या मेरा ख्याल है 8 हो, नहीं हो सकता। 1 + 1 2। अच्छा, मैंने उनको बताया, उनके बाल चेहरे पे बहुत गैर ज़रूरी थे, तो मैंने उनको बताया कि जी आप ब्लैक पाउडर थेरेपी करें,
ठीक है, उपटन में आपको बताऊंगा एक वो इस्तेमाल करें, लेज़र नहीं करें। तो उनका जी फलां डॉक्टर कह रहे थे कि जी लेज़र सही है, फलां सही है। मैंने कहा देखिए आप जाएं गूगल करें, इस पर गूगल कर लें आप लेज़र इन एशियन स्किन। अच्छा, लेज़र अगर आपकी आंखों के लिए हो रहा है, कैटरेक्ट के लिए हो रहा है, या आपके गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए हो रहा है, मकसद के लिए, हाँ जिस मकसद के लिए हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। वो एक अलग चीज़ प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अभी हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो बहुत सारे देसी टोटके हमारे पास मौजूद हैं जो कि डॉक्टर खुरम भी हमें बताएंगे वो क्या लेके आए हैं। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक, तो आप हमें देखते रहिए, जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। खवातीन निकाल लें अपने पर्चे और कलम, और अब आपने लिखना है जो डॉक्टर खुरम बताएंगे, टोटके जो कि आपकी स्किन को दिलकश हसीन बनाएंगे। चलें जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। अच्छा देखिए सर, इससे पहले हम एक डिस्क्लेमर पहले डाल दें कि जी अगर आप स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको डाइट यानी अपनी ग़िज़ा अच्छी करनी पड़ेगी। ग़िज़ा अच्छी के लिए मतलब ये नहीं कि आप महंगी चीज़ें खाएं। अच्छा। आप सिंपल चीज़ें, जैसे आप आजकल मौसम में खिचड़ी, सलाद, लहसुन की चटनी, अचार, करेले, ये चीज़ें खाएंगे तो आपके अंदर बेइंतहा खूबसूरती वेजिटेबल्स को जितना हो सके अपनी डाइट में रखें आप। बिल्कुल। उसके साथ थोड़ा आप गोश्त भी ऐड कर लें, बिल्कुल। कोई मसला नहीं। अच्छा जी, एक मैं आपको आज जो रेमेडी बता रहा हूँ, घरेलू रेमेडी है, हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये इसके 5 फायदे हैं। अच्छा। एक तो आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ग्लो करेगा, टैनिंग ख़त्म करेगा आपकी। सेकंड, आपके घर का ये फेशियल है जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। थर्ड चीज़, आपकी जो छोटी छोटी गुस्सा या टेंशन या उससे कभी आपकी गर्दन पे थोड़ी लाइन आ जाती हैं या आपकी फरोइंग होती है, उसको गायब करेगा। और 5वीं चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन खवातीन का पर आपको तमाम चेकअप कराना पड़ेगा कि आपके तमाम सिस्टम्स नॉर्मल हैं, आपके चेहरे पे अगर गैर ज़रूरी बाल आते हैं, आप नो मैटर आप कितने गोरे हैं कितने काले हैं, अगर एशियाई हैं तो आप लेज़र नहीं कराएंगे। लेज़र इन एशियन स्किन आप गूगल करें। ये जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, इसके मुतवातिर इस्तेमाल से आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बाल भी आना बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो भूल गया, जिन लोगों के एक्नी के खड्डे होते हैं, यंग एज में आपकी एक्नी होती है, आप दबाते रहते हैं, तो उसके बड़ा महंगा ट्रीटमेंट होता है। तो ये इसके अंदर सिलिकॉन है, यानी चांदी का एक्सट्रैक्ट है सिलिकॉन, वो आपके खड्डे भी भरेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका, ये देखिए, चांदनी चंदन उपटन, इसके अंदर बादाम की खली है, इसके अंदर चांदी का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर मेथी दाना एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर बेसन है, इसके अंदर हल्दी है, इसके अंदर रतन जौ है, और इसके अंदर है बहुत सारी क्वांटिटी में पिसे हुए असली मोती। ठीक है जी, बिल्कुल। और इसकी स्मेल आप ज़रा करें, और संदल भी है, संदल भी, आप ज़रा सूंघें इसको, वाकई खुशबू आ रही है बेसन बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है वाकई। अच्छा, इसको बड़ा खुशबू बहुत मजे की है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, और आपकी टैनिंग ख़त्म करेगी, फेशियल करेगी, और आपके जहाँ गैर ज़रूरी बाल आते हैं उसका तरीका देखिए आपने क्या किया। ये देखिए चांदी और ये उपटन को आपने, ये देखिए 1 2 तकरीबन 4 से 5 चुटकियाँ आपने ये ली। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर, अर्के गुलाब, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अर्के गुलाब, और थोड़ा सा दूध, 1 चमचा काफ़ी होगा। ठीक है, बस। अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा पेस्ट बनेगा। ये देखिए, ये पेस्ट बना, आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उसी हिसाब से बनाएंगे। और आप ये ना सिर्फ पूरे चेहरे पे, बल्कि आपको अक्सर होता है कि आजकल बाइक पे जाते हैं या बाहर जाते हैं तो आपकी टैनिंग हो जाती है, और ख़ास तौर पे ये जो नकल्स आपके काले हो रहे थे। ठीक है, ये आपने मिक्सचर बनाया, ये चांदी चंदन उपटन, और उसकी सिलिका जो है, ये जो चांदी मैंने आपको दिखाई, ये ख़ास तौर पे आपकी जहाँ नाहमवार स्किन है उसको ये खड्डे भरेगी। ठीक है, आपने ये मिक्सचर बनाया, और देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त सा पेस्ट, बहुत ठंडा, और ये पूरा आपके चेहरे का मास्क भी है। अब ठंडा दूध और ठंडा रोज़ वाटर डाला जाएगा तो क्या ही बात है। और ये आपने देखिए जहाँ भी आप, बल्कि मैं आपको अभी धो के दिखाऊंगा लाइव ही। अच्छा, ये आपने लगाया पूरा चेहरा, गर्दन। अच्छा, जब आप चेहरे की बात करते हैं, चेहरा ये नहीं है, ये है। ठीक है, चेहरा, गर्दन, और आपके कान भी हैं, और यहाँ तक हाथ आपने लगाया। और अगर आपको लगता है कि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं और गैर ज़रूरी बाल, आपने ये जैसे बच्चों के मैल नहीं छुड़ाते,
ये से आपने स्किन को किया और अभी मैं आपको दोनों हाथ कंपेयर कराऊंगा। अभी 2 मिनट का ही हम लगाएंगे, जबकि आमतौर पे आप बस जी 10 मिनट लगाया करें, मगर अभी हम लगाएंगे, सिर्फ मैं आपके लिए लगाऊंगा और मैं इसको धो के अभी आपको दिखाता हूँ दोनों हाथों पर। ठीक है, थोड़ा आपका सेट में ख़राब कर रहा हूँ। जी ठीक है, ये आप देखें और अभी आप देखेंगे फौरी तौर पे थोड़ा सा मैं मुझे दीजिए, मैं डालती हूँ, अब धो थोड़ा सा मेरा हाथ। जी चलें, थैंक यू सो मच। ये और अभी दोनों हाथ आप खुद देखेंगे कि इसके डिफरेंस इसके अंदर धुला हुआ है, डेफिनेटली दूसरा को भी धो लेता हूँ। ठीक है, अब आप खुद देखें दोनों का डिफरेंस विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, मेरा ख्याल है काफ़ी हल्दी वाला जो है थोड़ा सा धो लूं, येलोइश कलर हल्दी का थोड़ा आएगा, मगर वो भी चला जाएगा। मैं चाहूँ क्योंकि लोगों को लाइव ये देखें। चले जी, ये देखें हाथ के साथ ही बिल्कुल 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 फर्क नजर आ रहा है। और ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि ये देसी है, घर में इजीली बन सकता है और चमत्कार फिर आपको खुद ही नजर आएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि कुछ दिन लगाना है, ये नहीं कि 2 दिनों में चमत्कार हो जाए। सही ये है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। अब 3 दिन के अंदर लोग, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई मैजिक मौजूद नहीं है, किसी दवाई में भी नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने सब मौजूद रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है, उनके वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। मंडे तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।